हेलो स्टूडेंट। तो आजकल हम साइंस की सीरीज़ कर रहे हैं क्विक रिवीजन, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि साइंस के भी कुछ क्विक रिवीजन हो जाएं जिससे बोर्ड परीक्षा में साइंस में भी कुछ मदद हो पाए। तो इसलिए हम साइंस की क्विक रिवीजन की सीरीज़ चल रहे हैं। हमारा ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास जो इसमें है, हमारे पास फिजिक्स पोर्शन में 10th क्लास में साइंस में, वो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अब सबसे पहले इसमें मानव नेत्र के संबंध में हम जानकारी ले लें कि मानव नेत्र होता क्या है। इसके लिए मैंने एक प्रिंट आउट निकाला हुआ है मानव नेत्र का, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे। अब देखिए, मानव नेत्र हमारे पास ये एक जो पूरा का पूरा है, ये मानव नेत्र की आकृति है, जिसमें हमारे पास कुछ हिस्से होते हैं। सबसे आगे जो नेत्रोद कॉर्निया दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा कॉर्निया कहलाएगा। कॉर्निया के ठीक यहाँ पे देखिए, उसके बाद पुतली आ जाती है, फिर आइरिस जिसे कहा जाता है, परितारिका, जो यहाँ से आने वाले प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक टाइप से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और उसके बाद आता है हमारा नेत्र लेंस। ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, नेत्र लेंस है। और ये जो यहाँ पे बनी है, ये पक्षमावी पेशियाँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पक्षमावी पेशियाँ हो जाती हैं कि इनके ही संकुचन और प्रसार के कारण ही क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। तो ये पक्षमावी पेशियाँ हो गई। पक्षमावी पेशियाँ और जिसको हम यहाँ पे दृष्टिपटल या दृक्पटल कहा जा रहा है, उसके मध्य का जो ये क्षेत्र है, ये कहलाता है काचाम द्रव। यहाँ पे हमारे पास काचाम द्रव, और यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, यहाँ से मस्तिष्क के लिए हमारे पास सूचनाएं जाती हैं। जब कोई आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र लेंस पे पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है, रेटिना पर बनता है, और वो यहाँ से सूचनाएं कहाँ पहुँचाता है, मस्तिष्क पर पहुँचाता है। एक बिंदु हमने यहाँ पे लिया हुआ है अंध बिंदु। तो अंध बिंदु क्या होता है कि यदि प्रतिबिंब इस अंध बिंदु पर बनेगा तो उस स्थिति पर हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगी और सारा का सारा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इसीलिए इसको अंधबिंदु कहा गया है। तो ये हमारे एक नेत्र की छोटी सी जानकारी थी जिसके बारे में हमने बात की। आपकी समझ में आ गया होगा कि नेत्र होता क्या है, कहाँ पे कौन सी चीज़ है और कहाँ पे कौन सी चीज़ है। तो इसके बाद हम आगे शुरुआत करते हैं। हमने इनके बारे में लिखा है, देखिए पहला हमने माना हुआ कि 2016 में पूछा गया है, ये मानव नेत्र में फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। ये पूछा गया है कि नेत्र लेंस में के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वो बनता है रेटिना पर। और मानव नेत्र किसकी तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। दूसरा है पक्षमावी पेशियाँ नेत्र लेंस पर दाब में परिवर्तन करके उसकी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदल देती हैं। हम ये जानते हैं कि हम नज़दीक की वस्तु को भी उतने ही आराम से देख पाते हैं जितनी दूर की वस्तुओं को। तो उसके लिए जो जिम्मेदार चीज़ें होती हैं वो होती हैं पक्षमावी पेशियाँ, जो नेत्र लेंस की मोटाई को बोल सकते हैं कम भी कर देती हैं और बढ़ा भी देती हैं, जिस कारण से उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन होता है और वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अगला हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट, 2017 में पूछा गया है कि वस्तु की स्थिति के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। कहने का मतलब पूछा गया है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो समंजन क्षमता का मतलब हुआ कि नेत्र की वह क्षमता जो उसकी फोकस दूरी को दूर के साथ साथ निकट की वस्तु को देखने के लिए भी एक पर्याप्त माध्यम दे पाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। अगला हमारे पास है, ये हमारे पास बहुत बार पूछा गया है, 2008, 2009, 2012, 2013, 2016 में। तो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, स्वच्छ नेत्र के लिए न्यूनतम सुस्पष्ट दृश्य दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और 2014 में ये पूछा है कि न्यूनतम सुस्पष्ट दृश्य दूरी कितनी होती है, तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम सुस्पष्ट दृश्य दूरी अनंत होती है। कहने का मतलब हम 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं बिना आंख में दबाव डाले हुए, और अनंत में रखी हुई वस्तु को भी हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं बिना आंख में दबाव डाले, यदि नेत्र लेंस क्या है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो अगला है मानव नेत्र में निकट बिंदु से दूर बिंदु तक की दूरी दृष्टिपरास कहलाती है। कहने का मतलब निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कहलाती है दृष्टिपरास, जिसको विजन रेंज कहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं। अगला है नेत्र लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। और ये हम पहले बात कर चुके हैं कि कहाँ पे बनता है उसका प्रतिबिंब, रेटिना पर बनता है। ये कुछ जानकारियाँ थी नेत्र की जिसके बारे में हम उसको नेत्र के बारे में जान लें, और नेत्र से पूछी गई जितनी भी क्वेश्चन है उनके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि नेत्र किसे कहते हैं, रेटिना क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर पाएंगे। अगला देखिए हमारे पास है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ये पूछा गया है 2009, 11, 16, 18, 19 में। तो वर्ण विक्षेपण मतलब रंगों का विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है।
तो हमारे पास जैसे लिखा है कि श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य से आने वाला प्रकाश जब 7 रंगों में विभाजित होता है तो इनका जो क्रम है मैंने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले बैंगनी वॉयलेट, फिर जामुनी या नीला इंडिगो, आसमानी ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो नारंगी ऑरेंज और लाल रेड। ये विबग्योर के नाम से जाना जाता है कि इस प्रकार से ये 7 रंग होते हैं जो वर्ण विक्षेपण में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, कहने का मतलब कि बैंगनी रंग सबसे जल्दी नीचे की तरफ गिरेगा और लाल रंग का विचलन सबसे देर में होता है। इसी कारण से क्या होता है कि जो खतरे के निशान होते हैं लाल रंग के होते हैं, जिससे दूर से भी वो निशान हमें दिख पाए। अब इसके बाद जो पूछा गया प्रिज्म के बारे में 2015 और 2017 में पूछा गया है कि प्रिज्म किसे कहते हैं, इसके द्वारा वर्ण विक्षेपण कैसे करके होता है, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। देखिए प्रिज्म के बारे में हम सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है कि 3 समतल पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म हमने स्कूल में देखा हुआ है कि 3 पृष्ठ उसके क्या होते हैं, समांग पारदर्शी माध्यम होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के जिन 2 अपवर्तन पृष्ठों से अपवर्तन होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, जिससे प्रकाश किरण ऊपर से नीचे की तरफ दोनों से जाती है, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और झुकाव कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। यहाँ पे जो झुकाव कोण है इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। अब जो पेपरों में पूछा गया है वो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है, प्रिज्म द्वारा श्वेत रंग के प्रकाश विक्षेपण का कारण विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक अधिक होने का मतलब वो सबसे पहले क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा, उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, तो अपवर्तनांक कम होगा, तो इसका मतलब वो बहुत दूर तक आराम से गति कर पाएगा। इसलिए बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो यही हमसे पूछा गया है कि प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में हमें बताया कि किस प्रकार से उनके रंग विभाजित होते हैं और उनके चित्र को भी बनाया। तो ये हमने उसमें एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें सबसे ऊपर रेड है और सबसे नीचे क्या है, वॉयलेट कलर है। तो इस प्रकार से हम इनको क्या करेंगे, याद करेंगे, और ये सवाल हमारे पास पेपरों में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है कि खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। तो मैं भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि खतरे का रंग लाल इसलिए होता है कि उसका जो प्रकीर्णन होगा वो सबसे कम होगा। कहने का मतलब कि सभी रंगों में से सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का होता है। इसलिए वह क्या होगा, दूर तक गति कर पाएगा और दूर से भी व्यक्ति को आराम से दिख पाएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात तरंग दैर्ध्य इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसलिए खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्या पता इस बार पेपरों में यही आ जाए। अगला है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। 2010, 16, 11, 8, 15, 17 इतने साल ये सवाल हमसे पूछा गया है। और कई बार तो केवल ये पूछा है कि दूरदृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दूरदृष्टि दोष बहुत ही सिंपल है, दूर है लिखा तो दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अब इसका जो मुख्य कारण है वो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। यदि फोकस दूरी अधिक होगी तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दृष्टि पटल से भी क्या बनेगा, बाहर बनेगा। और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यदि गोलक भी छोटा हो जाएगा तो तब भी वो बाहर बनेगा। तो ये देखिए इसके संशोधन के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में हम क्या करते हैं, जब निकट की वस्तु को स्पष्ट देखना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 छोटे छोटे डायग्राम बनाए हुए हैं। ये क्या है, इसका जो निकटतम बिंदु है वो खिसक करके क्या चला गया, दूर चला गया, जिसलिए हमें निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई। तो यहाँ पे उसका निकट बिंदु बन चुका है जहाँ से देखने पे लगे हुए। आपने देखा होगा कि लोग दूर से अपनी किताब को रख करके पढ़ाई करते हैं, जिससे उनके नेत्र में कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। तो ये पहला हमारे पास है। अब ये निकट बिंदु था जिसको एन डैश लिया हुआ है। यदि यहाँ पे हम वस्तु रखेंगे 25 सेंटीमीटर जो निकटतम बिंदु की स्थिति है, उस समय हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसके बाहर। अब यहाँ पे हमने बीच में उत्तल लेंस रख दिया, तो यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण आगे बढ़ी और ये हमें प्रतीत हुआ कि ये कहाँ पे से आ रही है, जो उस बिना लेंस के उसके आंख का निकट बिंदु हो रखा था वहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार से हम इसका क्या करेंगे, निवारण करेंगे। और ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, तो इसको आप लोग समझ लें कि क्या है, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की स्पष्ट दिखेंगी और निकट की स्पष्ट नहीं दिखेंगी। अब अगला हमारे पास आ जाता है निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष भी हमारा 2008, 11, 15, 17, 18 और 13 में पूछा गया है। और इसमें भी कई बार ये पूछा गया कि किस लेंस के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। उत्तर होगा अवतल लेंस। तो इसमें भी वही है, निकट लिखा हुआ है तो निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देंगी और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। और इसका जो
कारण होता है वो दूरदृष्टि के क्या होता है, ठीक अपोजिट होता है। इसका होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, कम हो जाएगी तो इसका जो बनेगा वो किस में बनेगा, काचाम द्रव में बनेगा, और काचाम द्रव में बनने की स्थिति में क्या होगा, हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात लंबा होगा तो तब भी वो काचाम द्रव में बनेगा प्रतिबिंब, जो कि नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे चित्र नहीं बनाया हुआ, इसके लिए क्या हो जाता है, जो इसका अनंत का जो बिंदु होता है, जो इसकी शुद्धता की मैक्सिमम सीमा है, वो बिंदु जो होता है अनंत से खिसक करके कुछ के आगे आ जाता है, जिस कारण से अनंत से आने वाली वस्तु हमें क्या दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद कर लें कि किस प्रकार से या तो दूर दृष्टि आ सकता है या निकट दृष्टि दोष आ सकता है। तो आप समझ लें कि क्या करना है इसमें। अगला हमारे पास है जरा दृष्टि दोष, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा तो नहीं गया है, परंतु जरा दृष्टि दोष है वह दृष्टि दोष जिसमें दूर के साथ साथ निकट की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अर्थात दोनों ही कंडीशन क्या होती है कि ना ही दूर की दिखाई दे रही है और ना ही निकट की दिखाई दे रही है। इस दोष के संशोधन के लिए द्विफोकसीय लेंस अर्थात उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस तो निकट की वस्तु को देखने के लिए और अवतल लेंस का प्रयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये जो दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष, सामान्यतः ये 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में पाया जाता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि जरा दृष्टि दोष होता क्या है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। एक और चीज़ इसमें आती है मोतियाबिंद, हमारे पास मैंने उसके बारे में लिखा नहीं है, वो भी हमसे कई बार पूछा गया है। तो मोतियाबिंद एक इस प्रकार का रोग है जो हमारी कॉर्निया के आगे एक सफ़ेद झिल्ली लगा देता है, जिससे सूर्य का प्रकाश हमारे नेत्र के अंदर नहीं जा पाता, और इसको दूर करने के लिए शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है। ऑपरेशन करते हैं और तब उसके पश्चात वो नेत्र क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो ये हमारा मोतियाबिंद के संबंध में भी जानकारी हो गई। तो आपको ये याद करने हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2009 और 2010 में पूछा गया, तो मैंने सोचा क्या पता इस बार भी ये पूछ दिया जाए। तो देखिए हमारे पास क्या है कि दूर दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है जब सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर पर रखी हुई वस्तु उसको स्पष्ट दिख रही है, पर 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है। तो जब हम इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो उस स्थिति में हम वस्तु कहाँ पे रखेंगे, 25 में। वस्तु हमेशा बाईं तरफ होती है और इसका प्रतिबिंब भी अभी हमने कुछ देर पहले चेक किया कि क्या हो रहा है उससे पीछे, तो वो भी बाईं तरफ। तो 1 मीटर का मतलब हुआ 100 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, यहाँ पे देखिए 1/v मतलब 1/100, और लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसकी जगह में हो गया माइनस 1/100 माइनस 1/u माइनस 25। दोनों का एलसीएम जो होगा वो 100 आ जाएगा। अब ये एलसीएम 100 आ गया है, तो 100 1 100 हुआ तो -1 हुआ, और 25 का कितनी बार गया 4, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 4 में से 1 माइनस हुआ तो क्या हो गया 3/100। और यदि हम इसको क्लियर करते हैं तो 0.333। यहाँ पे देखिए हमने इसको यहाँ तक इसमें कर लिया। अब यहाँ पे ये कटेगा तो ये क्या हो गया 3/100, इसका हमारे पास क्या हो गया 1/f का मान आ गया, तो जिसको 0.333 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, p इज इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में होता है। 1/f तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, या तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो यदि मैं इसकी जगह में ये लिखता हूँ तो ये हमारे पास क्या जाएगा 3/100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हुआ तो +3 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेंस उत्तल प्रयोग किया जाएगा जिसकी क्षमता +3D डायोप्टर होगी। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है वो है इंद्रधनुष का बनना। अभी 2014, 2017 और 2020 में पूछा गया कि इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है। तो हम ये सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष कब बनता है, वर्षा के बाद बनता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कौन सी दिशा में बनता है और कैसे करके बनता है। तो बेसिकली हम इंद्रधनुष के बारे में कहें तो इंद्रधनुष में हमें 7 रंग बनते हैं एक चाप के रूप में। सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे बैंगनी हमें बहुत कम दिखाई देता है वैसे। तो इसमें हमने लिख दिया कि वर्षा के पश्चात आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का चाप होता है इंद्रधनुष। यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, उल्टी दिशा में बनेगा। क्यों बनेगा इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब वायुमंडल में वर्षा के पश्चात नमी रह जाती है, कौन सी दिशा में रहेगी, क्योंकि जहाँ पे सूर्य है वहाँ पे तो पहले से ही क्या होगा, नमी खत्म हो जाएगी। तो उसके विपरीत दिशा में नमी उस स्थिति में क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हल्की तैरती
बूंदें सूक्ष्म प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। प्रिज्म हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करेंगी और सूर्य के प्रकाश को विक्षेपित कर देती हैं। विक्षेपित मतलब उसे 7 रंगों में विभाजित करने का कार्य करना शुरू कर देती हैं। इसके पश्चात ये बूंदें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना दिखाती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब किसी पारदर्शी माध्यम से कोई प्रकाश किरण आती है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना दिखाती है तो वो उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी, से सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देती है और इस कारण से क्या बन जाता है, हमारा इंद्रधनुष बन जाता है। तो ये हमारे पास आज की जो सीरीज़ है, जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स पोर्शन के अंदर, उसका हमने फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट किया। तो होप सो आप लोगों की ये समझ में आया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उनमें सभी में सन लिख दिया है। जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं और वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से इन सवालों को करेंगे। तो होप सो आप लोगों की समझ में आ रहा हो। इन सवालों को आप सुन करके भी आराम से याद कर सकते हैं, बस न्यूमेरिकल आपको क्या करने पड़ेंगे, लिख करके याद करने पड़ेंगे। तो जब भी आपको समय मिले उस समय आप इनको अच्छे से याद करें। यदि आपको ये सीरीज़ रोचक लग रही हो, आप लोग इसमें और कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो मैसेज करें कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, क्या चीज़ आपको और सीखनी है, तो उसके बारे में भी नया वीडियो बनाया जाएगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में।